ऑस्ट्रेलिया, उसके डिविजन, स्टेट डिविजन्स, क्योंकि वो कॉलोनाइज किया गया था, राइट, यूरोपियन सेटलर से डेवलप किया, और इसीलिए उसके स्टेट की आप बाउंड्रीज देख सकते हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया। ये आइलैंड को टास्मानिया आइलैंड कहते हैं। कुछ फैक्ट्स नोट कर लीजिए। इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, ऑस्ट्रेलिया सबसे न्यूएस्ट आइलैंड या न्यूएस्ट सेटलमेंट है। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है लेकिन सबसे बड़ा आइलैंड। ये डच पीपल ने डिस्कवर किया था, तब उन्होंने उसका नाम न्यू हॉलैंड रखा था। लेकिन एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर एंड नेविगेटर था मैथ्यू फ्लिंडर्स। मैथ्यू फ्लिंडर्स ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को सर्कमनेविगेट किया और फिर उसको नाम दिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें माउंटेनियस रीजन्स भी हैं, डेजर्टिक रीजन्स भी हैं, बड़ी सी रिवर्स भी है और बहुत ही बड़ा ग्राउंड वाटर रिजर्व भी है। जैसे हम माउंटेन्स के बारे में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी उसकी रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर उसके में से एक ब्रांच निकलती है ग्रे रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही कंटिन्यूएशन में रेंज है न्यू इंग्लैंड रेंज, ब्लू माउंटेन रेंज, उसके नीचे एक छोटी सी माउंटेन स्नोई माउंटेन, और फिर है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। जहां पे भी यूरोपियन जाएंगे एक आल्प्स तो वहां पर होते हैं। न्यूजीलैंड में भी हम देखेंगे तो एक आल्प्स आएगा वहां, सदर्न आल्प्स। उसके बाद सेंट्रल रीजन में माउंटेन्स है, छोटे छोटे माउंटेन्स, रेनॉल्ड, मैकडोनाल्ड, मैस्ग्रोव, और यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे डार्लिंग रेंज। उसके कुछ प्लेट्यू रीजन्स इंपॉर्टेंट है। तो उसके जो ट्रायंगुलर जो एरिया है वहां पे हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसे कहते हैं अर्नहेम लैंड, और राइट हैंड साइड पे उसे कहते हैं कैप्योर पेनिनसुला। अर्नहेम लैंड के साइड में है लेफ्ट साइड पे एंट्रीम पैटल्यू, और उसके बाद है किम्बरले प्लेट्यू। उसके बाद ये सेंट्रल रीजन में, यहाँ पे सदर्न रीजन में बार्कले टेबललैंड। ये उसके नॉर्दर्न साइड में प्लेट्यूज है। सदर्न साइड में जो ट्रायंगुलर पोर्शन है उसे कहते हैं आर पेनिनसुला। उसके बाद सेंट्रल रीजन में सारे डेजर्ट्स अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के। यहां से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करें, सिम्पसन टू तनामी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। उसके बाद यहाँ पे बार्कले टेबल लैंड और ये डेजर्ट, और यहाँ पे ग्रेलैंड और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बीच में है ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये वर्ल्ड की सबसे यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर है। एक्चुअली उसका साइज बहुत ही बड़ा है। आर्टिजन बेसिन यानी कि बहुत ही बड़ा ग्राउंड वाटर रिजर्वर। हम जानते हैं आर्टिजन की टर्म हमने ग्राउंड वाटर रिजर्वर के बारे में पढ़ा था, तब देखा था। ये कंफाइंड ग्राउंड वाटर एक्वीफर। एक्वीफर हमने देखा था कैसे बनता है, सरफेस वाटर से पानी सीपेज होके जब नीचे जाता है तब रॉक्स होता है, कुछ रॉक्स है सेडिमेंट्री रॉक्स जो पोरस होता है, उनके पोर्स में पानी इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, और इस तरह से एक्वीफर्स बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस तरीके का कंफाइंड एक्वीफर या कंफाइंड ग्राउंड वाटर रिजर्वर। इसे आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न साइड पे बहुत बड़े डेजर्ट्स हैं, तो ईस्टर्न साइड पे नेचर ने उसको बहुत बड़ा ग्राउंड वाटर रिजर्व भी दिया हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे डेजर्टिक कंट्री के, डेजर्टिक रीजन्स के इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रे रेंज के नीचे के साइड पे ये जो रीजन है उसे मुरे डार्लिंग बेसिन कहते हैं, राइट। उसकी बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट रिवर मुरे एंड डार्लिंग यहाँ पे फ्लो करती है। टेम्परेट ग्रासलैंड डाउन्स यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे सदर्न साइड पे मुरे और नॉर्दर्न साइड पे डार्लिंग रिवर। डार्लिंग रेंज भी थी, राइट, वेस्टर्न साइड पे, और ये डार्लिंग रिवर है। ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, राइट। डार्लिंग जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से इमर्ज होती है, और मुरे जो है वो स्नोवी माउंटेन्स यहाँ पे उससे वहां पे इमर्ज होती है। टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन है पूरा, डाउन्स रीजन, इसलिए हम जानते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड इज नोन फॉर द व्हीट कल्टीवेशन। तो यहाँ पे व्हीट कल्टीवेशन, कैटल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब के लिए ये रीजन जाना जाता है। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हम जानते हैं सेंट्रल में ये सारा रीजन डेजर्टिक रीजन है, राइट। उसके सराउंडिंग रीजन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन, सवाना, ड्राई ग्रासलैंड रीजन। टॉप की जो पूरे पॉइंट्स हैं, नॉर्दर्न पॉइंट्स, यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून रीजन, सिमिलर टू इंडिया। यहाँ पे ये सदर्न साइड पे 2 पॉइंट है, वहां पे मेडिटेरियन क्लाइमेट, राइट। ये ब्लू एक्चुअली दोनों जगह पे दिखा है, लेकिन मेडिटेरियन क्लाइमेट सिर्फ यहाँ पे इस पॉइंट पे और वेस्ट और ईस्ट, इस दोनों पॉइंट पर ही है। ये पूरा रीजन जो ब्लू रीजन है वो पूरा टेम्परेट ग्रासलैंड, मुरे डार्लिंग बेसिन, यहाँ हम कैसे डाउन्स रीजन है। उसके ऊपर का रीजन सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन। इकोनॉमी ऑस्ट्रेलिया की देखें तो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी उसके एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। ज्यादातर अगर हम देखें डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रीज का होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे डेवलप कंट्रीज हैं जिनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है।
उसके बाद माइनिंग सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री अब डेवलप हो चुकी है, एंड देन टूरिज्म। एग्रीकल्चर, जैसा क्लाइमेट वैसा वहां पे एग्रीकल्चर डेवलप होगा। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में ट्रॉपिकल क्रॉप्स होंगे जैसे इंडिया में होता है, राइट, कॉटन, सुगरकेन, टोबैको, मेज, वीट। यहाँ पे मुरे डार्लिंग बेसिन, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में वीट कल्टीवेशन होगा, टाउन्स में। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन में राइस एंड वीट का कल्टीवेशन होता है, एंड मेडिटेरियन रीजन हम जानते हैं साइट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन, विटीकल्चर, वाइन मेकिंग, वो यहाँ पर होता है। टास्मानिया आइलैंड, ये भी यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड और यहाँ पे उसके फ्रूट प्लांटेशन के लिए जाना जाता है, स्पेशली एप्पल्स। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, ऑस्ट्रेलिया की एक और इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस पूरे रीजन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो रीजन है वो कैटल रियरिंग के लिए जाना जाता है, राइट, और उसके बाद ये सेंट्रल रीजन शीप रियरिंग के लिए जाना जाता है। ऊपर जो है वो कैटल ब्रीडिंग के लिए जाना जाता है। शीप का यहाँ पे रियरिंग होता है फॉर वुल एंड फॉर इट्स मीट, लैम्ब, और कैटल रियरिंग उसके मीट और डेयरी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हम देखेंगे ये फर्क है कि ऑस्ट्रेलिया में कैटल रियरिंग में ज्यादातर मीट प्रोडक्शन में ज्यादा यूज होता है और न्यूजीलैंड में ज्यादातर डेयरी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। शिप रियरिंग, ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर इज मैरिनो वुल, राइट, मैरिनो शिप के लिए जाना जाता है, बहुत ही हाई क्वालिटी वुल होता है ये। और उसके जो शिप के लिए जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं वो लोग स्टेशंस कहते हैं। उनमें इस तरीके की टेक्निक को लोग यूज करते हैं स्टेशंस में कि पहले जो भी उनके जो पेस्चर लैंड्स होते हैं उनको डिवाइड कर करके उनको कन्फाइन किया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि जो पूरे हर्ड होता है एक शिप का, उसे पहले एक कन्फाइंड एरिया में जो ग्रेजिंग के लिए छोड़ा जाता है। फिर वो अगर एरिया पूरा ग्रेज हो जाए उसके बाद ही दूसरा एरिया खोला जाता है, राइट, ताकि ओवर ग्रेजिंग ना हो जाए। 1 बाय 1 पैचेस बाय पैचेस ग्रेजिंग के लिए शिप को छोड़ा जाता है ताकि जब वो दूसरे एरिया में हो तब तक जो ग्रेज हो चुका एरिया वो फिर से रीजनरेट हो पाए, राइट। तो इसी तरह से पूरे उनको खुले में छोड़ा नहीं जाता, इस तरह से सिस्टमेटिकली उनको ग्रेजिंग करवाया जाता है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सुपीरियर जेनेटिक और हाईली टेक्नोलॉजी से उनका जो शिप का वुल निकाला जाता है। डेयरिंग, ये पूरा येलो एंड रेडिश एरिया देख रहा है, ज्यादातर क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स एरिया में कैटल रियरिंग, मीट प्रोडक्शन वहां पर होता है। डेयरी क्राउज को इंग्लैंड से इंपोर्ट की गई थी, राइट। कॉमर्शियल डेयरिंग, वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से यहाँ पे डेयरिंग होता है। बहुत ही लार्ज पेस्चर लैंड, हर्ड मैनेजमेंट वहां पर होता है और एक फार्म के अंदर बहुत ही बड़ी तादाद में कैटल्स रखी जाती है। माइनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल, आयरन, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी चीजों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। ये सारी चीजें मेनली चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया में एक्सपोर्ट की जाती है। हाउ ऑस्ट्रेलिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? ऑस्ट्रेलिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारे न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया इंपोर्ट करता है कोकिंग कोल, आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड नेचुरल गैस। हम जानते हैं हमारे पास बहुत बड़ा कोल का रिजर्व है, लेकिन मैंने पहले बताया कि हमारे पास कोकिंग कोल बहुत ही कम है, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। तो उसके लिए हम कोकिंग कोल हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा आयरन, कॉपर, गोल्ड और नेचुरल गैस भी हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। अब ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा भी ऑस्ट्रेलिया में रिसाइड कर रही है और इसकी वजह से भी ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए इंपोर्ट होता जा रहा है। स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से भी ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट कंट्री बनता जा रहा है, बिकॉज इससे अलाई ऑफ यूएसए, अलाइज ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए का एक एलिएशन बन रहा है अगेंस्ट काउंटर चाइना, राइट। एशिया पैसिफिक रीजन में जो यूएस और चाइना की राइवलरी बन रही है, तो इंडिया की ये कोशिश है कि हम एक न्यूट्रल अलायंस बनाए जिसमें यूएसए भी ना हो, चाइना भी ना हो, लेकिन एक और थर्ड पोल या थर्ड एक पावर जो है वो क्रिएट हो ताकि ये सारी टेंशन सिचुएशन को हम स्टेबल कर पाए। तो इसीलिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ऐसी कंट्रीज के साथ मिलकर एक न्यूट्रल अलायंस बना रहा है। तो इसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। रीजन वाइज मिनरल्स को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वहां पे रिसोर्सेस हैं कॉपर, आयरन एंड कोल। कैप्योर पेनिनसुला इज नोन फॉर इस बॉक्साइट और अर्नहम लैंड भी बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। उसके नीचे कारपेंटेरियन बेसिन है, वहां पे यूरेनियम रिजर्व पाया जाता है। किम्बरले प्लेटो नोन फॉर इस बॉक्साइट एंड आयरन। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, यूरेनियम एंड कॉपर। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गोल्ड एंड नेचुरल गैस एंड फ्लिंडर रेंज उसके आयरन रिजर्व के लिए जाना जाता है। अब हम मिनरल्स को 1 बाय 1 उनकी माइंस के साथ देखेंगे। कोल रिजर्व ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी यहाँ पे उसकी कोल के रिजर्व माइनिंग नोन है। रॉकहैम्पटन एंड इप्सविच उसकी माइन है। उसके बाद वोलोंगोंग, गिप्सलैंड और कुनियानोबिंग भी उसकी इंपॉर्टेंट कोल माइंस हैं। रिसेंटली कोल माइन, अदानी कोल माइनिंग इन ऑस्ट्रेलिया इज इन न्यूज।
इसमें ये हुआ है कि गैलीली बेसिन यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ईस्टर्न यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे गैलीली बेसिन है और वहां पे एक माइन लोकेट है चार्मिकेल कोल माइन। ये अब तक की ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नोन कोल माइन है, राइट। और यहाँ पे अदानी ग्रुपिंग ने यहाँ पे माइनिंग के राइट्स खरीद लिए इस पूरी माइन के। ऐसा माना जाता है कि ये माइनिंग की जो अदानी की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अदानी ने ये सोचा है कि ये माइनिंग यहाँ से करने के बाद उसने 2 आउटपुट बनाए, एक है यहाँ पे ऊपर अबोट पॉइंट और नीचे हे पॉइंट। यहाँ पे 2 पोर्ट डेवलप किए जाएंगे और वहां से इंडिया में ये सारे कोल एक्सपोर्ट किए जाएंगे। लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है। उसका रीजन ये कि जहाँ पे आप ये दोनों पोर्ट है उसके आगे आप देखें यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ हम जानते हैं वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है और इसीलिए यहाँ पे लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट वर्ल्ड के इन्वायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरीके की पोर्ट डेवलपमेंट होगी, राइट, माइनिंग ये सब सारी एक्टिविटीज होगी तो यहाँ पे बढ़ेगा मरीन पॉल्यूशन, राइट। पोर्ट डेवलपमेंट होगा, ऑयल स्पिल होगी, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा और इन सभी चीजों की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ को डैमेज हो सकती है और इसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। इवन यहाँ पे जो लोकल एबोरिजिनस पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, वो लोग भी इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए ग्रेट बैरियर रीफ उनके लिए स्पिरिचुअली, उनके रिलीजियसली उनके लिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की लोकल कोर्ट में भी एबोरिजिनस ने अदानी के खिलाफ कोर्ट केस भी फाइल कर दिया। सो राइट नाउ इट इज इन द न्यूज। ग्रेट बैरियर रीफ हम जानते हैं लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। कोरल्स हम जानते हैं कि मरीन इकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, इट्स अ प्राइमरी फूड चेन। जहां पे भी कोरल रीफ होती है वहां पे मरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होती है, इट्स वेरी फ्रगाइल, उसको कंजर्व करना बहुत ही जरूरी होता है, राइट। तो इसीलिए इस ग्रेट बैरियर रीफ की वजह से अदानी प्रोजेक्ट इन कोल माइनिंग फेस अ प्रॉब्लम। ग्रेट बैरियर रीफ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, राइट, कल्चरल स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी वहां पर है। अब अदानी का प्रॉब्लम क्या फेस हो रहा है वो कभी हमें पूछा नहीं जाएगा, राइट, कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, अदानी का क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक जनरल वीक क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए या फिर हमारी इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है, राइट, और हमारे पास इतने मिनरल्स नहीं, इतने एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, राइट। तो हमारी अभी हमारी कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, अलग अलग अब्रॉड कंट्रीज में हम एक्विजिशन कर रहे हैं। लेकिन उन सारे एक्विजिशन में क्या क्या ट्रबल्स आ सकते हैं, राइट, कौन कौन से ट्रबल्स हम फेस कर रहे हैं, तो उसमें आप एक अदानी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके अलावा भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जैसे एक्विजिशन ऑफ पेट्रोलियम फील्ड्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम देखेंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिस रीजन में से वेस्ट एशियन रीजन में, अफ्रीकन रीजन में हम वहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो जोखिम में आता है। इवन वहां पे नेचुरल एनवायरमेंट और हैबिटेशन कई बार ऐसी जगहों पे होता है कि जो हैबिटेशन के लिए कंड्यूसिव नहीं होता है। लॉस इन बिडिंग प्रोसेस, हमारे यहाँ होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट की प्रोसीजरल डिलेज होते हैं बहुत ही ज्यादा होता है। तो जो कॉम्पिटेटिव बिडिंग, ग्लोबल कॉम्पिटेटिव बिडिंग ये सारी कंट्रीज करती है माइनिंग के लिए, ऑयल फील्ड के लिए, तो हमारी डिलेज की वजह से हम वो बिडिंग में हार जाते हैं, लूज कर लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। पाइपलाइन डिफिकल्टी में हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चाइना ने म्यांमार से पाइपलाइन जो है बनाई है, सेंट्रल एशिया से बनाई है, रशिया से वो पाइपलाइन जो उसे बने ताकि उसे रिलायबल सोर्स ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिल जाए। लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट साइड पे पाकिस्तान है, ऊपर साइड पे चाइना है, राइट, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे बहुत ही हिली टेरेन है, तो हमारे लिए पाइपलाइंस भी क्रिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे ट्रबल्स साउथ सुदान एरिया में हुई, सुदान में इंडिया ने अराउंड 2 to 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर चुका है, स्पेशली ओएनजीसी विदेश ने इन्वेस्टमेंट की चुकी है। अब ये सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ऑयल फील्ड खरीद लिया, पाइपलाइन भी हमने बना ली है ताकि सुदान के पोर्ट तक। उसके बाद साउथ सुदान का इश्यू चालू हुआ और साउथ सुदान का पार्टीशन होकर एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, राइट। तो फिर अब हमें डिप्लोमेटिकली साउथ सुदान की गवर्नमेंट के साथ भी फ्रॉम जीरो से हमें रिलेशन फिर से डेवलप करने पड़ेंगे। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि हमने इन्वेस्ट कर चुके हैं, फिर वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें फेस करनी पड़ती है। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि सुदान में, साउथ सुदान में सारे पेट्रोलियम रिजर्व है और हमने पाइपलाइन सारी बनाई है सुदान में, राइट, साउथ सुदान टू सुदान का पोर्ट। तो इसीलिए साउथ सुदान पर भी हमें इंपॉर्टेंट अभी देना पड़ेगा एंड सुदान को। वियतनाम में भी ये हुआ था कि उसके ऑयल बेसिन साउथ चाइना सी में, और चाइना जो है वो मानता है कि साउथ चाइना सी पे सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसका राइट्स है, लेकिन वियतनाम उसका जो है वो विरोध करता है। उसे फूकान बेसिन के लिए इंडिया को ऑफर किया था कि आप आए यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कीजिए, और चाइना के खिलाफ जाते हुए ओएनजीसी विदेश ने फूकान बेसिन पे एक्सप्लोरेशन भी किया पेट्रोलियम, लेकिन मिला नहीं और हम वापस आ गए।
सो दैट इज द थिंग ऑल्सो हैपन। सखालिन आइलैंड रशिया में ओएनजीसी विदेश ने इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। लेकिन सखालिन आइलैंड एक ऐसा रीजन है, वन ऑफ द हार्ट वन ऑफ द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल प्लेस ऑन द अर्थ। तो ओएनजीसी विदेश ने इन्वेस्ट किया, तो ओएनजीसी विदेश के एम्प्लॉइज को वहां पे जाना रहना इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट थिंग। ओएनजीसी विदेश अब इंटरेस्टेड है रशिया की जो आर्कटिक रीजन में साइबेरियन ऑयल रीजन है वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है। लॉस इन बिडिंग, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रही है। जहां पे भी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, राइट, जो भी कंट्री अपने ग्लोबल प्लेयर्स या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट या बिडिंग करती है, और इंडिया की बिडिंग में हमेशा इंडिया लूज कर देता है चाइना के खिलाफ। चाइना ज्यादातर एक्विजिशन कर लेता है। रीजन एक तो हमारी बहुत ही ज्यादा प्रोसीजर डिलेज, पार्लियामेंट ऑफिस टू ऑफिस टेबल टू टेबल फाइल घूमती रहती है, जो इस टाइम पे होना चाहिए वो हो नहीं पाता, राइट। और चाइना में ये है कि चाइना की सारी कंपनी, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है, तो उसकी सारी कंपनीज गवर्नमेंट से बैक होती है, तो सपोर्टेड होती है। और चाइना के पास सबसे बड़ा वर्ल्ड का फॉरेक्स रिजर्व है, तो इसकी वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा होता है। और हमें 2030 में कजाकिस्तान का कशगन ऑयल फील्ड था वो हमने लूज कर दिया, वो चाइना को मिल गया। 2010 में भी युगांडा का ऑयल फील्ड चाइना को चला गया। 2011 में भी अंगोला का ऑयल फील्ड चाइना को चला गया। चाइना के पास एक और चीज भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि चाइना क्या करता है कि किसी अफ्रीकन कंट्रीज में, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है, म्यांमार जैसी कंट्रीज, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ऑफर करने के लिए वो ऐसा करता है कि आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दूंगा, राइट, पाइपलाइंस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, ये सब डेवलप करके दूंगा। और चाइना करता भी है, बट इंडिया ऐसा ऑफर नहीं कर सकता। डोमेस्टिकली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमने जितने भी आज तक अब्रॉड में प्रोजेक्ट्स किए हैं, भूटान में हो, नेपाल में हो, रेलवे लाइन इन श्रीलंका, इन सभी जगह पे हमारा बहुत ही पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिले, जिस डेडलाइन में वो प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए बहुत ही ज्यादा टाइम हम लेते हैं। अफगानिस्तान में हमने सलमा डैम बनाया, उसकी पार्लियामेंट्री हाउस हमने बनाया, लेकिन आफ्टर वेरी लॉन्ग डिले। तो इसीलिए इंडिया वहां पे ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी कमिटमेंट नहीं करता, और इसकी वजह से भी चाइना की ऑफर ज्यादा लुक्रेटिव हो जाती है और ज्यादातर एक्विजिशन उसका हो जाता है। वेनेजुएला में ओएनजीसी विदेश ने और आईओसी ने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन बना के इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओरिनोको बेल्ट, मैंने वहां पे आपको एक लेक बताया था, मराकाइबो लेक, तो उसके अराउंड एक यहाँ पे रिवर है, ओरिनोको रिवर, वहां पे पेट्रोलियम रिजर्व है वेनेजुएला में। 2010 में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन लाइक सिमिलर टू इंडिया, रेड टेपिज्म, ये सभी इश्यूज फेस कर रहे हैं, इसलिए उनके कॉस्ट ओवर जो है वो बढ़ गया, कॉस्ट ओवर हो चुकी है। इस पूरे कॉस्ट ओवर में 60% स्टेक इस वेनेजुएला की अपनी स्टेट गवर्नमेंट का कंपनी का है, और उस स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी को ज्यादा फायदा कराने के लिए गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट ऐसी कुछ प्रोसीजर कर रही है कि हमारी ऑयल कंपनी को वहां पे नुकसान हो रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है, डिले इन प्रोडक्शंस, रेड टेपिज्म, उसी कंट्री में इतना प्रॉब्लम्स होता है तो भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस सारी प्रॉब्लम्स इन शॉर्ट इंडिया फेस करता है जब हमारी कंपनीज बाहर अब्रॉड में जाके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है या एनर्जी या मिनरल्स में एक्विजिशन करने के लिए ट्राई करती है। आयरन रिजर्व इन ऑस्ट्रेलिया, ये रीजन यहाँ पे वेस्टर्न साइड पर देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, उस सबसे इंपॉर्टेंट माइन है पिलबारा माउंट, माउंट ब्रूस, माउंट वेल, माउंट टॉम प्राइस, याम्पी साउंड, फ्रिसे क्रॉसिंग, जेम्सन रेंज, पोर्ट पेरी, एक ये दोनों नाम आपको याद रह जाएंगे, आयरन नॉब एंड आयरन मोनार्क, राइट। उसके बाद ऊपर माउंट मुंडी, तो ये सारी उसकी आयरन रिजर्व है। यूरेनियम रिजर्व, सबसे बड़ी माइन मैरी कैथलीन, इसके बाद नेबार लेक, राम जंगल, ये रूम जंगल आप याद रख सकते हैं, रेडियम हिल, माउंट फिटॉन, माउंट पेंटर, सारी उसकी यूरेनियम माइंस है, राइट। और हमने देखा कि सबसे लार्जेस्ट नोन रिजर्व ऑफ यूरेनियम इज इन ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड का 10% इकोनॉमिक गोल्ड रिजर्व ऑस्ट्रेलिया के पास है। ये काफी फेमस माइन है, शायद आपके स्कूल में भी पढ़ी होगी, कालगुल्ली एंड कुलगाड़ी। इसके अलावा पेडिंगटन, नॉर्समैन, माउंट मॉर्गन्स, बॉडिंगटन, बेलाट, क्रैको, सारे उसके गोल्ड माइंस हैं। कॉपर रिजर्व, टेनांट क्रीक, इंपॉर्टेंट माइन। इसके बाद कैनमांटू, माउंट हिलेल और माउंट मॉर्गन, उसकी कॉपर माइंस है। नेचुरल गैस रिजर्व भी बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया के पास। यहाँ पे गिप्सलैंड बेसिन है, कानारवॉन बेसिन, रोज बेसिन, बोनापार्ट बेसिन, सारे बेसिन उसके नेचुरल गैस रिजर्व हैं। बॉक्साइट रिजर्व, ये दोनों माइन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट माइंस है बॉक्साइट की, गोफ माइंस एंड वेपा माइंस। उसके बाद मिशेल प्लेटू, बॉडिंगटन, हंटली एंड विडोविल, आप याद रख सकते। डायमंड रिजर्व, ये एक माइन बहुत इंपॉर्टेंट है डायमंड की, आर्गले डायमंड माइन, वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड माइन है ये।
और उसके मोस्ट वैल्यूएबल जो डायमंड माने जाते हैं पिंक एंड रेड डायमंड्स, वो इस माइन से मिलते हैं। सेटलमेंट पैटर्न बहुत ही इजीली याद रखना है। हमने देखा कि सेंट्रल रीजन पूरा डेजर्टिक रीजन है, राइट। मेडिटेरियन रीजन, यहाँ पे कोस्टल रीजन है, डाउन्स भी यहाँ पे कोस्टल रीजन है, यहाँ पे ऊपर भी सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे मानसून क्लाइमेट है। ज्यादातर हमने देखा मिनरल्स भी, अगर आप पीछे जाएंगे देखेंगे तो मिनरल्स भी ज्यादातर उसे कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया का सेटलमेंट पैटर्न ऐसा है कि सारे उसके इंपॉर्टेंट सिटीज कोस्टल रीजन में लोकेटेड है। ज्यादा सिटी, ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, सब कुछ जो है उसे कोस्टल रीजन में लोकेटेड है। पर्थ, ऊपर से डार्विन, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा, मेलबोर्न, एडिलेड, सारे उसके इंपॉर्टेंट सिटीज कोस्टल रीजन में। टास्मानिया का इंपॉर्टेंट सिटी होबार्ट, राइट। पर्थ इज नोन फॉर इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड गोल्ड माइनिंग। मैं देखा था यहाँ पे कुलगाड़ी, कालगुड़ी, ये सारी माइंस थी, राइट। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट है। इवन इन एडिलेड में भी यहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट है। शिप बिल्डिंग, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज यहाँ पर है। डार्विन, बॉक्साइट माइनिंग, हमें देखा था अनहेम लैंड, इस पूरे रीजन में बॉक्साइट माइनिंग होती है, तो डार्विन इज नोन फॉर इज बॉक्साइट माइनिंग। ब्रिस्बेन, टेक्सटाइल, और ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद सिडनी, वहां पे भी टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। कैनबेरा इज अ कल्चरल सिटी, कल्चरल सेंटर्स के लिए जाना जाता है। होबार्ट हमने पहले देखा प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एप्पल फूड प्लांटेशन वहां पर होता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। I'll continue with the New Zealand, the next slide.